KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के छठे अध्याय जल संसाधन का हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा जल अभाव का साक्षी होगा। इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है और इस प्रकार से इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्रम, उपयोग तथा संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। इस अध्याय में हम भारत में जल संसाधनों, इसके भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय उपयोग और इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। भारत के जल संसाधन। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। आइए आगे देखते हैं। धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदी। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार आगे देखते हैं। फिर भी स्थलाकृतिक, धरातलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 669 घन किलोमीटर 32% जल का ही उपयोग किया जाता है।
नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग भौम जल संसाधन। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यमदर्शी उपयोग कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल की मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में विकास के लिए हानिकारक होगी, सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती। इस प्रकार आगे देखेंगे लैगून और पश्चजल। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है। कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है, इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में इन लैगून और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है। इसका उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्में, नारियल आदि की सिंचाई में। आगे हम देखेंगे जल की मांग और उपयोग। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई है और वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए आगे देखेंगे धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल का उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का भौम जल की तुलना में अधिक 9% है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टर से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टर में जल का उपयोग बढ़ने की आगे हम लोग देखेंगे सिंचाई के लिए जल की मांग। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है और देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तन के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षाहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तरी पश्चिमी भारत, दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम ये मानचित्र है भारत की नदी बेसिन का, ठीक, और इस नदी बेसिन में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे इस प्रकार से आगे है बंगाल, बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जैसे जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे सिंचाई की व्यवस्था बहुफसली को संभव बनाती है।
ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है और दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। आगे है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौम जल में कमी देखेंगे कि इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है और वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है और इस वजह से पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या के संकेंद्रण की वृद्धि हो गई है। इस प्रकार आगे हम लोग संभावित जल की समस्या। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इसी कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही। आगे हम लोग देखेंगे जल के गुणों का ह्रास। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्मजीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इससे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं, वे जल में घुल जाते हैं और जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होते हैं और कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। इस प्रकार आगे हम देखेंगे जल संरक्षण और प्रबंधन। अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इन महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य होंगे कि भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने हैं और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, लंबे समय तक जल की आपूर्ति, जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार गंगा और इसकी सहायक नदियाँ और उन पर स्थित शहर हैं, ये मानचित्र बनाया गया है। गंगा है और यमुना है, उसकी सहायक नदियां हैं, ये मानचित्र है। ठीक, इसके साथ साथ बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, वाराणसी है। इस प्रकार हम लोग अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक।